फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को हम लोग 5 पार्ट में कवर करेंगे और इसके बाद जो पार्ट 6 बनेगा वो आपका रिवीजन पार्ट होगा, ताकि आप एक बार में रिकॉल कर सके इस चैप्टर को। इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर का पीडीएफ आपको लिंक में दिया है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप उससे भी देख सकते हो। ठीक है, ताकि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको वो आप अच्छा से जान सके। इस चैप्टर में मैप भी आता है, तो मैप का वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, आप मैप भी देख सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप अलग से पूछ सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? तो नेशनलिज्म वाले वर्ड से आप फैमिलियर हो चुके हैं, क्योंकि जस्ट इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ चुके हैं, जिसमें अर्नेस्ट रेनन जैसे बड़े जो फिलोसफर रहते हैं वो क्या बोलते हैं कि नेशनलिज्म इज ए कॉमन फीलिंग। वो किस बेस पे होना चाहिए? कॉमन टेरिटरी होगा, कॉमन कल्चर होगा, कॉमन ट्रेडिशन होगा, उनके बीच में बाउंडेशन होना चाहिए। ठीक है, उनके बीच में यूनिटी होनी चाहिए, उसको हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए होते 3 कंट्री जो आपके उनके नेशनलिज्म के बारे में, एक था जर्मनी, एक इटली और थर्ड वन इज इंग्लैंड, जिसको ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया था। कंपेयर करेंगे कि यूरोप का जो कंट्री था और इंडिया जो है, इन दोनों के नेशनलिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यूरोप में जो नेशनलिज्म वहां पे डेवलप हुआ, तो वहां के जो रूलर थे उन्हीं को एबॉलिश करके डेवलप हुआ, न कि उन पे कोई रूल करता था। कोई उनके ऊपर इंपीरियल कंट्री नहीं था, वो किसी के कॉलोनियल कंट्री नहीं थे। बट इंडिया में क्या था? तो इंडिया के ऊपर रूल करता था इंग्लैंड। तो हमको फ्री होना था किससे? इंग्लैंड से, क्योंकि सारे पावर, सारे ऑथोरिटी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लैंड के हाथों में था। तो डिस्कस करेंगे हम लोग कि मेथड्स क्या रहता है इंडियन जो रिवोल्यूशनरीज थे उनका, किस तरह से वो फ्रीडम को गेन करते हैं, किस तरह से नेशनलिज्म को डेवलप करते हैं। क्योंकि इससे पहले लोग छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड थे। ठीक है, छोटे छोटे प्रोविंसेस के रूप में डिवाइड थे। ऐसा नहीं कि उनके बीच में कोई कॉमन यूनिटी थी कि वो इंडिया को है, इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया को फ्री कराना। ठीक है, सेकंड पॉइंट, नेशनलिज्म वाला आइडिया तो सब जानता है कि फ्रांस से ही सारे लोगों ने अडॉप्ट किया। 1789 में फ्रांस में नेशनलिज्म वाली फीलिंग डेवलप हुई। उसके बाद जो हम लोग के कंट्री में नेशनलिज्म वाली रियल फीलिंग डेवलप होगी वो आपकी 21st सेंचुरी में होगी। 21st सेंचुरी में जो आपका फर्स्ट डिकेड है, सेकेंड डिकेड है, उस टाइम में। इसका मेन रीजन ये था कि लोगों को इससे पहले लगता था कि इंग्लैंड से आप नहीं जीत सकते हो या इंग्लैंड से आप फाइट नहीं कर सकते हो, जबकि 1900 के आसपास, 1901, 1898, इसके आसपास इंग्लैंड और इंग्लैंड के साथ जो कंट्री थे वो बुरी तरह से हारे। जैसे इटली को इथियोपिया ने हराया, रसिया को बुरी तरह से जापान जैसा छोटा कंट्री ने हराया। तो लोगों के बीच में करेज डेवलप हुआ कि नहीं, इंग्लैंड को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कि इंडिया में नेशनलिज्म जब डेवलप हुआ, जो आपको 21st सेंचुरी हम लोग ले रहे हैं, इससे पहले इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था जिसका नाम था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो बना था कब? 1885 में। ठीक है, क्या मेजर चेंजेस हो गया 21st सेंचुरी, जो 21st सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड था उसमें, कि नेशनलिज्म डेवलप हो गया। सबसे पहली बात की 1905 लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड कर दिया बंगाल को। ठीक है, क्योंकि बंगाल उस टाइम सबसे बड़ा सेंटर था नेशनलिज्म के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, या किसी भी तरह के आप बोल सकते हो रिफॉर्म के लिए। वहां के लोगों के बीच में यूनिटी डेवलप हो रही थी। उस यूनिटी को ब्रेक किया लॉर्ड कर्जन ने और उसने बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ठीक है, क्योंकि वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों यूनाइट होकर के स्ट्रगल कर रहे थे। जब आप क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने बंगाल जैसे बड़े प्रोविंसेस को डिवाइड किया, क्वेश्चन आपसे होगा। सो अंग्रेजों ने उस चीज को बोला कि नहीं, बहुत बड़ा प्रोविंसेस है, इस पे एडमिनिस्ट्रेट करना इतना आसान नहीं है, सो उसने डिवाइड कर दिया। वो टाइमिंग है 1905, 1906, जिस टाइम कांग्रेस पे मॉडर्निस्ट लोगों का दबदबा था। मॉडर्निस्ट मतलब जो काइंड हार्टेड, नॉन वायलेंस को फॉलो करने वाले, जो ब्लड रिवॉल्यूशन नहीं चाहते थे, कोई मास एग्रेशन को नहीं शो करते थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन लोगों का प्रभाव था उस टाइम तक।
तो ऐसा कोई मास स्ट्रगल नहीं हुआ पूरे इंडिया में। वो उन्हें डिमांड करते थे, वो उदारवादी थे, काइंड हार्टेड थे, लिबरल थे। इनके अगेंस्ट में हम अगर बात करेंगे बाल लाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल की, कुछ एग्रेसिव लीडर आगे चल करके जैसे कि आपका चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बहुत सारे। तो जो दो पार्ट बनेगा आपका, एक मॉडर्निस्ट होगा और एक एक्सट्रीमिस्ट होगा। दोनों की अपनी आइडेंटिटी रहती, अपनी थिंकिंग रहती है इंडिया को फ्री कराने के लिए, इंडिया में नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए। सेकंड पॉइंट क्या था कि जो आपका सेकंड डिकेड था 20th सेंचुरी का, जिसको हम लोग 1911 से 20 तक के बीच को लेंगे, इसी के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, कब से कब, 1914 से 1918 के बीच में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पूरे वर्ल्ड पे एक इंपैक्ट डाला। जितनी भी कंट्री थी अपनी मैक्सिमम रिसोर्सेज को वॉर प्रोडक्ट्स ये सब में इंक्लूड कर रही थी, जिससे फेमाइन जैसी बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। आते हैं, देखते हैं कि और क्या करना है इस चैप्टर में। बोला कि द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। क्या करना था हमको, नेशनलिज्म किनके अगेंस्ट, हमको नेशनलिज्म कैसे डेवलप करना था, हमको नेशनलिज्म डेवलप करना था, हमको फाइट करना था किससे, तो कॉलोनियल कंट्री जो था, जो हमारे लिए इंपीरियल कंट्री था, कौन, ब्रिटेन, उसके अगेंस्ट में। क्योंकि ब्रिटेन हमारे रिसोर्सेज को यूज करता था, हमको कोई राइट्स भी नहीं देता था। सो क्या कर रहा था मॉडर्न नेशनलिज्म जो इंडिया में डेवलप हुआ, किसके अगेंस्ट, कॉलोनियल मूवमेंट, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश प्रोडक्ट, इन सबको अपोज कर करके हम कॉलोनियल मूवमेंट डेवलप करें, उनके अगेंस्ट में मूवमेंट डेवलप करेंगे। द सेंस ऑफ बीइंग ऑपरेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड ए शेयर बॉन्ड। लोगों के बीच में शेयर बॉन्ड, एक यूनिटी कैसे डेवलप हुई, क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी या उसकी जो अथॉरिटी थी, उसके ऑफिशियल्स थे, वो सारे किसको रिप्लेस किए थे, पूरे इंडियंस को रिप्लेस किए थे। तो एक कॉमन बॉन्ड उनके बीच में डेवलप हो रहा था, क्या कि ये ऑपरेस्ट किए थे, ये इनके राइट को अफेक्ट किए थे, और ये राइट को अफेक्ट करना, सारे लोगों के राइट अफेक्ट हो रहा था, किसी को प्रॉपर लाइफ स्टाइल नहीं था, तो इनके बीच में कॉमन बॉन्ड डेवलप हो रहा था। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 मार्क क्वेश्चन, कब से कब, तो 1914 टू 1918, दो पार्ट में पूरा वर्ल्ड डिवाइड था। क्लास 9 में भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, एक्सिस और अलायंस के रूप में। और जो ग्रेट ब्रिटेन था वो अलायंस का पार्ट था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे वर्ल्ड में दो अलग अलग तरह के सिचुएशन क्रिएट हो गए, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जो इकोनॉमिक डिप्रेशन वहां पे डेवलप हो गया। कोई भी प्रोडक्ट वहां पे, जैसे कि आपके हर जो गुड्स है, एग्रीकल्चरल गुड्स, वो भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, या कहीं और से मंगा रहे थे, तो वो सारी चीज बंद था। सेकंड चीज, कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी नहीं हो पा रहा था। इसको हम लोग आगे के पॉइंट्स में डेवलप करेंगे कि यही वो टाइम था जिस टाइम ब्रिटेन का थोड़ा सा ध्यान हटता है, वो अपने कंट्री के लिए वॉर प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करता है, और उस टाइम इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो इंडियन मार्केट पे कंट्रोल कर लेते हैं। क्या हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो आपका 1914 से लेकर के 1918 के बीच में जो हुआ था, ठीक है, इससे एक नया पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन क्रिएट हो गया था। ठीक है, villagers were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger. Villagers किस बात से ज्यादा परेशान थे, एक तो विलेज में सबसे ज्यादा पिजेंट्स रहते हैं, पुअर फार्मर, उनके ऊपर लगातार टैक्स इंक्रीज किया जाता था। सेकंड पॉइंट की वॉर में ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए विलेजर्स को फोर्सफुली डाला जाता था, उनको फोर्सफुली सोल्जर बनाया जाता था। ठीक है, तो इन सारी चीज को लोग अपोज करना स्टार्ट कर दिए थे। उनके बीच में एक अलग टाइप की गुस्सा था, जो नहीं लड़ना चाहते आपकी तरफ से, आप उनको फोर्सफुली सोल्जर बना रहे हैं। एक तो आप पीजेंट्स के लिए टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक अलग लेवल का आपका गुस्सा था, एक अलग लेवल का एंगर था पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लोगों की। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1918 एंड 1919 एंड 1920 एंड 1921 क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1918 से 1919 और 1920 से 1921 के बीच में इंडिया में क्रॉप फेल हो गया। क्रॉप फेल होने के चलते जो आपके पास फूड, जो आपके पास ग्रेन्स है, जो स्टेपल ग्रेन्स है, वो अवेलेबल नहीं था, और इससे फेमाइन क्रिएट हो गया, भूखमरी डेवलप हो गई इंडिया में। मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन, सारे लोग वाइडली क्या करना स्टार्ट कर दिए थे, अपोज करना स्टार्ट कर दिए थे, किनको, ब्रिटिशर्स को। ठीक है,
दिस वॉज accompanied बाय द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा जैसे एपिडेमिक हो गया था। According to the census of 1921, 12 to 13 million people were died, perished as a result of famine and epidemic। epidemic यानी कि वो महामारी, जो बीमारी थी, और फेमाइन भूखमरी के चलते लगभग 12 to 13 मिलियन लोग मारे गए इंडिया में। ठीक है, अब यहां पर एक बड़ा चेंजेस होगा। 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी इंडिया में कब आए थे, तो जनवरी 1915। माइंड में रखिएगा इस चीज को। महात्मा गांधी जो कि 20 ईयर्स कहाँ रह करके, 20 ईयर्स आपका साउथ अफ्रीका रहने के बाद इंडिया में आए थे कब, जनवरी 1915 में। ठीक है, he had come from South Africa where he had successfully fought the resistance with a novel method of mass agitation। साउथ अफ्रीका में इससे पहले सत्याग्रह कर चुके थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, जो कलर के बेस पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो उसके अपोज गांधी जी के साथ खुद ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेशन किया था साउथ अफ्रीका में। तो एक मास एगिटेशन पीसफुली नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए साउथ अफ्रीका में उन्होंने किया था और काफी सक्सेस मिला था उनको, महात्मा गांधी को। और वो वापस आते कब, 1915 जनवरी में। आने के बाद बहुत सारा मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं इंडिया में, जिससे कि लोग यूनाइट हो सके। सबसे बड़ी बात कि उस टाइम लैक ऑफ यूनिटी थी लोगों के बीच में, और महात्मा गांधी ने उस लोगों के बीच में यूनिटी को डेवलप किया। ठीक है, वो अलग बात है कि मॉडर्निस्ट और एक्सट्रीमिस्ट उसी मास एगिटेशन का पार्ट होते थे। कुछ लोग उनकी आइडियाज को फॉलो करते थे, कुछ लोग अपोज करते थे, लेकिन किसके बुलाने पे वो गैदर्ड होते थे, किनके जो आप बोल सकते हैं स्ट्रगल या किनके वर्क के बाद वो एक जगह इकट्ठा होते थे। तो महात्मा गांधी इसमें उनका इंपॉर्टेंट रोल था। The idea of सत्याग्रह emphasized the power of truth and needs to strength of truth। सत्याग्रह, सत्य और आग्रह, इसमें डिमांड करेंगे, ट्रूथ के साथ डिमांड करेंगे। एक किनकी थिंकिंग थी, ये आपकी थिंकिंग थी महात्मा गांधी की। ऐसा नहीं कि कोई ब्लड रिवॉल्यूशन करेंगे अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। हाँ, मास एगिटेशन कर सकते हैं, हम एक साथ मोबिलाइज होकर के डिमांड कर सकते हैं, बट प्रीफर करना है हमको नॉन वायलेंस को। अब यहां पर हम लोग फोकस करने वाले महात्मा गांधी के कुछ बड़े मूवमेंट्स के बारे में, जो कि मैप वर्क में भी पूछता है, 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछता है। पीजेंट मूवमेंट इन चंपारण बिहार इन 1916। चंपारण सत्याग्रह 1916। सुनने के साथ ही लगेगा कि सर कहीं कहीं हम लोगों ने 1917 पढ़ रखे, आप 16 बता रहे हैं। तो दिसंबर 1916 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन बहुत जगह पे कब कहां मेंशन रहता है, 1917 भी मेंशन रहता। चंपारण सत्याग्रह कहाँ है, चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। इंडिगो प्लांटर्स के लिए यहाँ पर महात्मा गांधी ने मूवमेंट किया था। इनके लिए, इंडिगो प्लांटर्स के लिए। उनसे एक तो उनका फूड ग्रेन जो था आपका राइस और व्हीट नहीं लगाने दिया जाता था, इंडिगो लगाने के लिए प्रेशराइज करते थे ब्रिटिशर्स। सो उनके लिए, और ऊपर से इंडिगो का जो प्राइस था काफी कम था। एक तो प्रेशराइज करके इंडिगो लगवाते थे और कम प्राइस में उस इंडिगो को परचेज कर लेते थे। सेकेंड है पीजेंट मूवमेंट इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात इन 1917। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, मतलब उनका होम स्टेट किनका, महात्मा गांधी का। तो वहां पर भी पीजेंट्स के लिए वो स्ट्रगल करते हैं। नो टैक्स कैंपेन, मतलब हम कोई टैक्स नहीं देंगे। लगातार क्रॉस फेल हो रहे थे और ब्रिटिशर्स टैक्स इंक्रीज कर रहे थे। ये सिचुएशन काफी डिफिकल्ट था पीजेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए। सो वो महात्मा गांधी के कहने पे, इनके आह्वान के बाद वो टैक्स देना बंद कर देते, क्योंकि उनके पास था ही नहीं। ये तो दोनों किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए था। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि अहमदाबाद में गांधी जी ने किन के लिए स्ट्रगल किया और कब किया। तो अहमदाबाद में 1918 में, और कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। एक चीज और हम लोग जानते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के बारे में, कि इंडिया का मैनचेस्टर मुंबई और अहमदाबाद को कहते हैं। मैनचेस्टर को सिंबलाइज किया जाता है, सिंबलाइज किस चीज के लिए किया जाता है, कॉटन प्रोडक्शन के लिए। फर्स्ट कॉटन मिल मुंबई में सेटअप हुआ था 1854 में, और सेकंड कॉटन मिल 1859 में अहमदाबाद में सेटअप हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अहमदाबाद में किन के लिए वो स्ट्राइक करेंगे, तो मिल, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन की बारदोली, बारदोली भी एक डिस्ट्रिक्ट है, कहां पे, गुजरात में। और बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। डेट इस चैप्टर में आप याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में ही खेड़ा हुआ था। 1918 में आपका अहमदाबाद के मिल वर्कर्स के लिए फाइट किए थे, और जो बारदोली सत्याग्रह था वो फरवरी 1928 में था। तो इसको आप माइंड में रखिएगा, इसको लगातार याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या एसएसटी में कोई भी डाउट हो,
तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, आपका डाउट उसी टाइम कर दिया जाएगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम, ठीक है। आप इस चैप्टर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक में वो मेंशन है। सो ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए आप एसएसटी पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।